पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एनाटॉमी आखिर होती क्या है। सो बेसिकली इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब कि हम एनाटॉमी के अंदर ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ये टर्म एनाटॉमी है, ये कहाँ से डिराइव है? ये बेसिकली डिराइव है एक ग्रीक वर्ड एनाटॉम से, जिसका मतलब होता है कि कटिंग अप। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हिस्ट्री क्या रही है एनाटॉमी की, तो इसमें आपको 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो पता होनी चाहिए कि जो हिप्पोक्रेट्स हैं, ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मेडिसिन, व्हेयरएज़ हेरोफिलस जो हैं, उन्हें हम फादर ऑफ एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि एनाटॉमी में हम बॉडी के स्ट्रक्चर्स को डाइसेक्ट या कट करके स्टडी करते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अदर पॉसिबल टेक्निक्स ऑल्सो बाय विच वी कैन स्टडी एनाटॉमी। सो फर्स्ट इज़ द कैडेवरिक एनाटॉमी। इसमें हम जो भी डेड प्रिजर्व्ड बॉडीज़ होती हैं, जिन्हें हम कैडेवर भी कहते हैं, हम उनके ऊपर स्टडी करते हैं, यूजुअली विद नेक्ड आई, और इसको हम मैक्रोस्कोपिक और ग्रॉस एनाटॉमी भी कहते हैं। सो नेक्स्ट इज़ द लिविंग एनाटॉमी। सो बेसिकली लिविंग एनाटॉमी में हम जो भी स्टडी करते हैं, वो हम करते हैं बाय इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, एंडोस्कोपी, रेडियोग्राफी एंड इलेक्ट्रोमायोग्राफी। अभी आपको सिर्फ इन टर्म्स के नाम के बारे में ही पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ एम्ब्रियोलॉजी। सो बेसिकली एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम किसी भी इंडिविजुअल के बिफोर बर्थ क्या क्या डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं, हम उनके बारे में स्टडी करते हैं। फिर आती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम क्या करते हैं कि हमें किसी भी स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर कोई भी स्टडी करनी होती है, तो हम उसके लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। सरफेस एनाटॉमी का मतलब होता है कि इसमें हम बिना किसी डाइसेक्शन के सिर्फ स्किन सरफेस को टच करके, और वी कैन कॉल इट एज पाल्पेशन ऑल्सो, हम उस बॉडी के डीपर पार्ट्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं। रेडियोग्राफिक एंड इमेजिंग एनाटॉमी के अंदर हम किसी भी बोन या डीपर ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करने के लिए अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एक्सरे का यूज़ करते हैं। लास्टली इज़ द क्लिनिकल और अप्लाइड एनाटॉमी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। सो जैसा कि आप नाम में देख सकते हैं, क्लिनिकल और अप्लाइड, दैट मीन्स कि हम जो भी नॉलेज एनाटॉमी से रिलेटेड थ्रू आउट आवर स्टडीज़ हम गेन करते हैं, वो सारी नॉलेज हम पेशेंट्स को एक्यूरेटली डायग्नोस करने के लिए एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट आगे का ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज़ द लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, जिसके लिए हम कुछ टर्म्स का यूज़ करते हैं। इसमें 4 टाइप की पोजीशंस होती हैं। फर्स्ट इज़ द एनाटॉमिकल पोजीशन, नेक्स्ट इज़ सुपाइन पोजीशन, थर्ड इज़ प्रोन पोजीशन एंड लास्ट इज़ लिथोटमी पोजीशन। जैसा कि आप ये इमेज देख रहे हैं, दिस पोजीशन इन विच दिस पर्सन इज स्टैंडिंग, दिस इज कॉल्ड एज एनाटॉमिकल पोजीशन। सो बेसिकली एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है? इट इज़ अ पोजीशन इन विच अ पर्सन इज स्टैंडिंग स्ट्रेट विद आइज लुकिंग फॉरवर्ड्स, बोथ आर्म्स बाय द साइड ऑफ द बॉडी, palms facing forward, both feet together. ये जो आप सेकेंड इमेज देख रहे हैं, दिस पोजिशन इज नोन एज सुपाइन पोजिशन। सो इसमें क्या होता है कि अ पर्सन इज लाइंग ऑन बैक, आर्म्स बाय द साइड, palms facing forward and feet put together. This third image which you can see, this is the prone position. So basically prone position में जो person होता है वो lie करता है अपने face, chest और abdomen पर। लिथोटमी पोजीशन डिलीवरी के टाइम जो मदर की पोजीशन होती है, उसे हम लिथोटमी पोजीशन कहते हैं, which is a person lying on her back with legs up and feet supported in straps. I hope you all have understood whatever I have told you till now. So now let's move on to another topic, okay? That is planes. सो बेसिकली जैसा आप इस इमेज में देख रहे हैं, तो इसमें एक ही लाइन पास हो रही है, लाइन, और वी कैन कॉल इट एज प्लेन। जब ये प्लेन हमारी बॉडी के सेंटर से पास होता है, तो ये हमारी बॉडी को राइट और लेफ्ट 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है। सो इस लाइन को या इस प्लेन को हम क्या कहते हैं? इसे हम मीडियन और मिड सैजिटल प्लेन कहते हैं। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, जो मीडियन प्लेन के बिल्कुल पैरेलल पास हो रही है, इसे हम सैजिटल प्लेन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कोरोनल प्लेन। सो एज यू कैन सी इन दिस इमेज, ये जो कोरोनल प्लेन जो लाइन ये पास हो रही है हमारी बॉडी से, ये जो प्लेन है हमारी बॉडी को एंटीरियरली और पोस्टीरियरली डिवाइड करती है। नाउ लास्टली वी हैव द ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस इमेज में जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसे देख के आपको क्या पता चल रहा है कि जब ये प्लेन हमारी बॉडी से पास होती है, तो हमारी बॉडी को ये अपर और लोअर पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब आगे हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे, जो टर्म्स आप अपनी आगे की जो भी स्टडीज़ करेंगे या आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, तो ये कुछ टर्म्स आपको डेफिनेटली वहाँ पर देखने को मिलेंगे।
तो इन टर्म्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं टर्म्स के ऊपर आप आगे चल के अपने पेशेंट का जो भी डायग्नोसिस है वो प्लान करेंगे, और प्लस हर टॉपिक को समझने के लिए ये टर्म्स समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Firstly, we will talk about what are the important terms used in trunk, neck and face. हमारी बॉडी के जो सामने वाला एरिया होता है, जो फ्रंट एरिया है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम वेंट्रल या एंटीरियर बोलते हैं। उसी के अपोजिट जो ये बैक वाला हमारा पीछे का जो एरिया होता है, इसे हम डॉर्सल या पोस्टीरियर सरफेस कहते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि एक मीडियन प्लेन होता है जो हमारी बॉडी को सेंटर से कट करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी इक्वल राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड हो जाती है। तो उस सेंटर ऑफ लाइन से, या कह सकें कि मीडियन प्लेन, और वी कैन कॉल इट एज मिड लाइन, उस मिड लाइन के क्लोज अगर कोई भी चीज़ होती है तो उसे हम मीडियल कहते हैं। इन द सेम वे, अगर कोई भी स्ट्रक्चर या एनीथिंग दैट इज़ अवे, कोई भी अगर स्ट्रक्चर या कुछ भी हमारी मिड लाइन से अगर दूर है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम लेटरल बोलते हैं। अगर कोई भी चीज़ टॉप पर है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम सुपीरियर कहेंगे। व्हेयरएज़ अगर कोई भी चीज़ नीचे की तरफ है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम इन्फीरियर बोलते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे 2 टर्म्स देख रहे होंगे, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। सो बेसिकली ये दोनों क्या होती हैं? प्रॉक्सिमल का मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज़ या कोई भी स्ट्रक्चर हमारे ओरिजिन ऑफ द लिम्ब के पास है तो उसे हम प्रॉक्सिमल कहेंगे। वहीं इसका उल्टा क्या होगा कि जो भी चीज़ अगर हमारे ओरिजिन ऑफ द लिम्ब से दूर है तो उसे हम डिस्टल कहेंगे। नाउ सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ या कोई भी स्ट्रक्चर अगर हमारे स्किन के क्लोज है तो उसे हम सुपरफिशियल कहेंगे। वेयर एज डीप मतलब कि जो भी स्ट्रक्चर या एनीथिंग दैट इज अवे फ्रॉम द स्किन सरफेस उसे हम डीप कहते हैं। नेक्स्ट इज इप्सिलेटरल। तो कोई भी चीज़ या कोई भी स्ट्रक्चर अगर बॉडी के सेम साइड पर है तो उसे हम इप्सिलेटरल कहेंगे। वेयर एज अगर कोई भी स्ट्रक्चर या एनीथिंग दैट इज ओपोजिट तो उसे हम कॉन्ट्रालेटरल कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले क्या बताया था कि जो भी सामने का एरिया होता है, फ्रंट एरिया जो हमारी बॉडी का होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वेंट्रल या एंटीरियर कहते हैं। वैसे ही जो भी एरिया हमारी बॉडी का पीछे के साइड का होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे डॉर्सल या पोस्टीरियर कहते हैं। मीडियल बॉर्डर का क्या मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मीडियल का मतलब होता है कि एनीथिंग दैट इज़ क्लोज टू द मिड लाइन। सिमिलरली मीडियल बॉर्डर का मतलब वही होता है कि जैसे इस एरिया में, जैसे अपर लिम्ब में आप जैसे देख सकते हैं कि इस आर्म में हमारा जो मीडियल बॉर्डर होगा वो कौन-सा होगा? जो भी स्ट्रक्चर जो यहाँ पे क्लोज़ है। तो यहाँ पे क्या क्लोज़ है सबसे ज़्यादा मिड लाइन के हमारे? वो है हमारा लिटिल फिंगर। मीडियल बॉर्डर जो है ये फोरआर्म का और आर्म का। जैसा अब आपको पता है कि जो लेटरल का मतलब होता है कि एनीथिंग दैट इज़ अवे फ्रॉम द मिड लाइन। तो इसमें हम कैसे पता करेंगे कि लेटरल बॉर्डर क्या होगा? कि जो थंब साइड का एरिया होता है और जो लेटरल बॉर्डर होता है हमारे फोरआर्म और आर्म का, वो क्या होगा हमारा? वो एरिया होगा हमारा लेटरल बॉर्डर अपर लिम्ब का। सेम जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रॉक्सिमल मीन्स एनीथिंग दैट इज़ क्लोज टू द रूट ऑफ द लिम्ब, व्हेयरएज़ डिस्टल मीन्स एनीथिंग दैट इज़ अवे फ्रॉम द रूट ऑफ द लिम्ब। नेक्स्ट टर्म आता है पाल्मर। सो बेसिकली हमारे जो हथेली का सामने वाला जो एरिया होता है उसे हम पाल्मर कहते हैं। वेयर एज उसी के बैक साइड का जो एरिया होता है उसे हम डॉर्सल कहते हैं। हमारे अपर लिम्ब में जो भी मसल्स होती हैं सामने में, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम फ्लेक्सर्स कहते हैं। वेयर एज जो भी हमारी मसल्स हमारे अपर लिम्ब के बैक साइड में प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम एक्सटेंसर्स कहते हैं। सिमिलरली लोअर लिम्ब में भी कुछ ऐसे ही हम कुछ टर्म्स को यूज़ करते हैं। फ्रंट एरिया इज़ कॉल्ड एंटीरियर, बैक एरिया इज़ कॉल्ड पोस्टीरियर। फिर आता है हमारा मीडियल बॉर्डर। जैसे मैंने आपको अपर लिम्ब में बताया, सेम वैसे ही लोअर लिम्ब में हमारा मीडियल बॉर्डर क्या होगा? ये हमारा जो साइड होता है बिग टो का, उस साइड से लेकर जो मीडियल बॉर्डर होता है हमारे लेग का और थाई का, ये एरिया होगा हमारा मीडियल बॉर्डर, क्योंकि ये हमारे मिड लाइन के क्या है? क्लोज़ है। व्हेयरएज़ हमारे लेटरल बॉर्डर में क्या आ जाएगा? जो एरिया हमारी मिड लाइन से क्या है? दूर है। तो वो बॉर्डर कैसे बनेगा? वो बनेगा हमारे लिटिल टो से, हमारा जो लिटिल बॉर्डर है लेग का और थाई का। एज़ वी हैव स्टडीड अर्लियर, हमने क्या पढ़ा कि जो हमारी अपर लिम्ब की जो सामने की मसल्स होती हैं वो तो होती हैं फ्लेक्सर्स, और जो बैक साइड की मसल्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सटेंसर्स। लेकिन लोअर लिम्ब में क्या होता है? ये कंप्लीटली अपोजिट हो जाता है।
जो हमारी सामने की मसल्स होती हैं लोअर लिम्ब की, उन्हें तो हम एक्सटेंसर्स कहते हैं, वेयर एज़ जो बैक की मसल्स होती हैं हमारी लोअर लिम्ब में, उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लेक्सर्स। प्रॉक्सिमल और डिस्टल तो मैंने जैसे आपको पहले बताया सेम वैसा ही है। हम हमारी लाइफ में डेली कोई ना कोई एक्टिविटीज़ तो परफॉर्म करते ही हैं, लेकिन वो हम कैसे परफॉर्म करते हैं? जब हमारी बॉडी क्या करती है? मूव करती है। तो हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट्स होती हैं, उन मूवमेंट्स के लिए कुछ पर्टिकुलर नाम दिए गए हैं, कुछ पर्टिकुलर टर्म्स होती हैं जिनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। सो नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द मूवमेंट्स इन अपर लिम्ब। सो फर्स्ट इज़ फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन में क्या होता है कि अगर हम किसी भी जॉइंट को जब बेंड करते हैं और उसकी वजह से 2 बोन्स के बीच का एंगल जब कम हो जाता है, तो उसे हम फ्लेक्शन कहते हैं। व्हेयरएज़ एक्सटेंशन में क्या होता है, उसी जॉइंट को जब हम सीधा करते हैं और फिर 2 बोन्स के बीच का एंगल जो बढ़ जाता है, उसे हम एक्सटेंशन कहते हैं। शोल्डर का एबडक्शन करवाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम अपने आर्म को अपनी बॉडी से दूर लेकर जाते हैं। वहीं एबडक्शन में हम क्या करते हैं कि हम अपने आर्म को अपनी बॉडी के पास लेकर आते हैं। फ्लेक्शन ऑफ द शोल्डर में हम क्या करते हैं, हम अपने आर्म को सीधा उठाते हैं अपनी चेस्ट के सामने। एक्सटेंशन ऑफ द शोल्डर में हम इसका उल्टा करते हैं कि जैसे हम फ्लेक्शन में अपने आर्म को आगे की तरफ लेके गए, एक्सटेंशन में हम अपने आर्म को पीछे की तरफ ले जाते हैं और प्लस लेटरली लेकर जाते हैं। लास्ट में जो ये मूवमेंट आता है सर्कमडक्शन का, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपने आर्म को कंप्लीटली एक सर्कुलर मूवमेंट में घुमाते हैं, जिसमें हमारा जो कॉम्बिनेशन आता है मूवमेंट का, वो सारे ही शोल्डर के जो प्रीवियस मूवमेंट्स मैंने आपको बताए उन सब के कॉम्बिनेशन से ये मूवमेंट परफॉर्म होता है। और कौन कौन से वो मूवमेंट्स हैं? वो मूवमेंट है एक्सटेंशन, एबडक्शन, फ्लेक्शन एंड एडक्शन। एज यू कैन सी इन दिस इमेज, जो मैंने आपको पहले बताया कि जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ऑफ द शोल्डर क्या होता है, तो बेसिकली इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ये आर्म हमारा सामने की तरफ चेस्ट वॉल की तरफ उठता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? फ्लेक्शन। और वेयर एज अगर इसी आर्म को हम पीछे की तरफ और लेटरली लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्सटेंशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में कॉमन डेफिनेशन बताई थी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की, कि फ्लेक्शन में क्या होता है कि जब हम किसी भी जॉइंट को बेंड करते हैं या मूव करते हैं और उस मूवमेंट की वजह से अगर 2 बोन्स के बीच का एंगल क्या होता है? कम हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्लेक्शन। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं कि जब हम अपने एल्बो जॉइंट को क्या करते हैं? मूव करते हैं या बेंड करते हैं, तो इसकी वजह से जो हमारे आर्म और फोर आर्म के सामने वाला जो एरिया होता है वो क्या होता है कि क्लोज आने लगता है और उसके बीच का एंगल क्या होता है? वो भी कम होने लगता है। एक्सटेंशन कहते हैं। इस इमेज में जैसे आप देख रहे हैं कि जब ये अपने आर्म को अपनी बॉडी से दूर लेकर जाता है, तो ये कौन सा मूवमेंट होता है? ये होता है एबडक्शन। और उसी तरीके से जब ये अपने आर्म को वापस अपनी उसी पोजीशन पे लाता है, अपनी बॉडी के क्लोज लेकर आता है, तो ये हो जाता है एडक्शन मूवमेंट। मीडियल रोटेशन ऑफ द शोल्डर में क्या होता है कि जब हम अपने फ्लेक्स्ड फोर आर्म को अपनी बॉडी के पास लेकर आते हैं, तो वो होता है मीडियल रोटेशन। वेराज लेटरल रोटेशन में जब हम उसी फ्लेक्स्ड फोर आर्म को अपनी बॉडी से दूर लेकर जाते हैं, तो वो होता है लेटरल रोटेशन। जब हमारा पाम अपवर्ड्स एंड फॉरवर्ड फेस करता है, तो उसे हम सुपिनेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम अपने हाथ से खाने को खाते हैं, तो वो एक्शन क्या हो गया? वो हो गया सुपिनेशन। वेराज प्रोनेशन में क्या होता है कि हमारा पाम जो होता है वो बैकवर्ड्स एंड डाउनवर्ड फेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपके प्लेट में खाना होता है और आप उस खाने को अपने फिंगर्स की मदद से उठाते हैं, तो वो होता है प्रोनेशन। एडक्शन ऑफ द फिंगर्स या डिजिट्स में क्या होता है कि जब सारी फिंगर्स एक साथ आ जाती हैं। वेयरएज अबडक्शन ऑफ द डिजिट्स या फिंगर्स में क्या होता है कि जब सारी फिंगर्स जो होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, उनके बीच में स्पेस होता है। जब अपने टिप ऑफ द थंब से हम अपनी सारी फिंगर्स को टच करते हैं, तो उसे हम ओपोजिशन कहते हैं। जैसा मैंने आपको शोल्डर में बताया था सर्कमडक्शन मूवमेंट के बारे में, सेम वैसे ही थंब में भी सर्कमडक्शन मूवमेंट होता है। दैट मीन्स कि थंब का जब सर्कुलर मूवमेंट होगा, तो वो क्या कहलाएगा? सर्कमडक्शन। जब हम अपने थंब को अपने पाम के पास लेकर जाते हैं, तो वो होता है फ्लेक्शन। वेयरएज एक्सटेंशन में जब हम अपने थंब को पीछे की तरफ लेकर जाते हैं, तो वो होता है एक्सटेंशन। जब हम अपने थंब को अपने इंडेक्स फिंगर से दूर लेकर जाते हैं, तो वो होता है एबडक्शन। और जब हम अपने थंब को अपनी इंडेक्स फिंगर के पास लेकर आते हैं, तो वो होता है एडक्शन। इस इमेज में जैसे आप देख रहे हैं कि जब इसने अपने फोर आर्म को फ्लेक्स किया और अपनी बॉडी के क्लोज लेकर आया, तो ये क्या होता है? मीडियल रोटेशन। वेयरएज जब इसी आर्म को ये अपनी बॉडी के दूर लेकर गया, तो ये होता है लेटरल रोटेशन।
सुपिनेशन में जैसे मैंने आपको बताया था कि जब पाम फॉरवर्ड और अपवर्ड की तरफ फेस करता है तो वो होता है सुपिनेशन, वेयर एज प्रोनेशन में क्या होता है कि जब पाम जो है वो बैकवर्ड्स और डाउनवर्ड फेस करता है। इस इमेज में आप देख रहे हैं कि इन फिंगर्स के बीच में क्या है, स्पेसेस है। तो जिस मूवमेंट की वजह से अगर फिंगर के बीच में स्पेस हो या गैप हो तो उसे हम कहेंगे एबडक्शन। वेयरएज जब इन्हीं फिंगर्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा, ये सारी फिंगर्स एक दूसरे के बिल्कुल कांटेक्ट में होंगी, तो इसे हम कहेंगे एडक्शन। ओपोजिशन में जैसे मैंने आपको बताया कि जब थंब हमारी और सारी फिंगर्स को क्या करेगी, टच करेगी, तो वो एक्शन क्या कहलाएगी, ओपोजिशन। एबडक्शन ऑफ द थंब में मैंने जैसे बताया था कि जब हमारा थंब हमारी इंडेक्स फिंगर से दूर जाएगा तो उसे हम कहेंगे एबडक्शन, और वहीं जब अगर वो थंब हमारी इंडेक्स फिंगर के क्लोज आएगा तो वो होगा एडक्शन। फ्लेक्शन ऑफ द थंब में मैंने आपको बताया था कि जब हमारा जो थंब है वो फ्लेक्स होके हमारे पाम के क्लोज आ जाएगा तो उसे हम कहेंगे फ्लेक्शन। वेयरएज जब वही थंब एक्सटेंड होके पीछे की तरफ जाने लगेगा तो उसे हम कहेंगे एक्सटेंशन। फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट में जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जब ये अपने पाम को नीचे की तरफ लेकर जाता है तो जो फ्रंट ऑफ द फोर आर्म है और जो पाम है उन दोनों के बीच में क्या होता है कि ये कांटेक्ट बनने लगता है, या हम कहें कि दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं, तो इस मूवमेंट को हम कहेंगे फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट। वेयर एज एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट में क्या होता है कि जो डॉर्सम होता है हैंड का, मैंने आपको बताया था कि जो पोस्टीरियर पार्ट होता है हैंड का, जब वो बैक ऑफ द फोर आर्म के क्लोज आने लगता है तो उसे हम कहेंगे एक्सटेंशन। जब हम अपने हाथ से फिस्ट बनाते हैं तो उसमें कौन सा मूवमेंट होता है, उसमें होता है फ्लेक्शन। और वेयर एज जब हम उसी फिस्ट को खोल देते हैं और अपनी फिंगर्स को ओपन कर देते हैं तो वो होता है एक्सटेंशन। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट मूवमेंट्स इन लोअर लिम्ब। सो जब हमारा जो फ्रंट ऑफ द थाई है वो हमारे एब्डोमेन के फ्रंट पार्ट के क्लोज आने लगता है तो उस एक्शन को हम कहेंगे फ्लेक्शन ऑफ द थाई। और वहीं एक्सटेंशन में क्या होता है कि जब एक आदमी जो होता है बिल्कुल ही इरेक्ट स्टैंडिंग पोजीशन में होता है तो उस पोजीशन को हम कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ द थाई। यू ऑलरेडी नो व्हाट इज एबडक्शन। सो बेसिकली इसमें भी वही है कि जब हमारा थाई हमारी मिड लाइन से दूर जाता है तो उसे हम कहेंगे एबडक्शन, वेयर जब थाई हमारा मिड लाइन के क्लोज आने लगेगा तो उसे हम कहेंगे एडक्शन। मीडियल रोटेशन में क्या होता है कि जब हमारा थाई जो है वो मीडियली टर्न हो जाता है और उसकी वजह से जो हमारा बिग टो है वो भी मीडियली क्या करता है, पॉइंट करने लगता है। वहीं लेटरल रोटेशन में क्या होता है कि जब हमारा थाई जो है वो लेटरली टर्न हो जाता है और उसकी वजह से जो हमारा बिग टो है वो भी लेटरली ही पॉइंट करने लगता है। सर्कमडक्शन के बारे में तो आपको पता ही है कि जब हम अपने लिम्ब को क्या करेंगे, सर्कुलर मूवमेंट में घुमाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फ्लेक्शन ऑफ द नी में क्या होता है कि जब हम अपने नी को बेंड करते हैं और उसकी वजह से जो एंगल होता है लोअर लेग और थाई के बीच का, वो क्या हो जाता है, वो एंगल कम हो जाता है। वेयर एज एक्सटेंशन ऑफ द नी में क्या होता है कि जब हम अपने नी को एक्सटेंड कर देते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होते हैं तो उसे हम कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ द नी। इस इमेज में जैसे आप देख रहे हैं कि जो हमारे थाई का फ्रंट एरिया है और एब्डोमेन का जो फ्रंट एरिया है वो कब क्लोज आता है, जब हम फ्लेक्शन मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। वेयरएज एक्सटेंशन में क्या होता है कि जब हम अपनी स्टैंडिंग इरेक्ट पोजीशन पे खड़े होते हैं या अपने जो लेग है उसको और पीछे की तरफ लेकर जाते हैं तो वो भी एक्सटेंशन कहलाता है। इस इमेज में जैसे आप देख सकते हैं कि इस लेडी ने जब अपनी नी को फ्लेक्स किया है तो उससे क्या हुआ है कि जो लोअर लेग और बैक ऑफ द थाई के बीच का एंगल है वो कम हो गया है, और जब ये अपने नी को क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी और बिल्कुल ही एक स्टैंडिंग इरेक्ट पोजीशन पर आ जाएगी तो उसे हम कहेंगे एक्सटेंशन। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमारा थाई जो है वो मीडियली रोटेट करेगा तो उसके साथ साथ क्या होगा कि उसका इफेक्ट हमारे बिग टो पर भी पड़ेगा और वो भी मीडियली क्या करेगा, पॉइंट करने लगेगा। सेम लेटरल रोटेशन में भी वही चीज़ें होंगी कि जब हम अपने थाई को लेटरली रोटेट करेंगे तो उसका इफेक्ट हमारे बिग टो पर भी पड़ेगा और वो भी क्या करेगा, लेटरली ही पॉइंट करने लगेगा। और ये इमेज में आप देख रहे हैं कि ये है सर्कमडक्शन मूवमेंट। जो हमारा फुट का ऊपर वाला एरिया होता है उसे हम कहते हैं डॉर्सल, और जो नीचे वाला एरिया, जो सोल वाला एरिया होता है हमारा, इससे हम कहते हैं प्लांटर। डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ द फुट में क्या होता है कि जब हमारा डॉर्सम ऑफ द फुट हमारे फ्रंट ऑफ द लेग के क्या होता है, क्लोज आने लगता है। और वो क्लोज कैसे आता है, जब हमारा फुट जो है वो अपवर्ड मूव करता है, उसकी वजह से इन दोनों के बीच में क्या होता है कि एंगल जो है वो कम होने लगता है। प्लस साथ में क्या होता है कि जो हमारा सोल होता है फुट का वो भी क्या करता है कि अपवर्ड फेस करता है। और प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द फुट में क्या होता है कि जब हमारा जो सोल ऑफ द फुट है वो बैकवर्ड फेस करने लगता है। जब हम हमारे मीडियल बॉर्डर ऑफ द फुट को रेस करते हैं
तो वो होता है इन्वर्जन, वेयर एज ईवर्जन में हम हमारे फुट के लेटरल बॉर्डर को रेस करते हैं। अब नेक में कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं उसके बारे में बात करते हैं कि जब फ्लेक्शन होता है तो हमारा जो फेस है वो चेस्ट के पास आने लगता है, वेयर एज एक्सटेंशन में जो हमारा फेस है वो हमारे चेस्ट से दूर जाने लगता है। और लेटरल फ्लेक्शन में हम अपने कानों को अपने शोल्डर के क्लोज जब लेकर आते हैं तो वो होता है लेटरल फ्लेक्शन। रोटेशन में हम नेक को रोटेट करते हैं। जब हम अपने नेक और हेड को फॉरवर्ड मूव करते हैं तो वो एक्शन होता है प्रोट्रैक्शन, वेयर एज जब हम अपने नेक और हेड को बैकवर्ड मूव करते हैं तो वो होता है रिट्रैक्शन। नाउ व्हाट आर द मूवमेंट्स इन द ट्रंक? जब हम आगे की तरफ बेंड करेंगे या झुकेंगे तो वो मूवमेंट हो जाएगा हमारा फ्लेक्शन, वेयर एज एक्सटेंशन में जब हम पीछे की तरफ बेंड करते हैं तो वो होता है एक्सटेंशन। लेटरल फ्लेक्शन में हम क्या करते हैं, हम साइड में बेंड करते हैं। सो या दैट्स ऑल इन दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।